हल्का सा काला पड़ जाता है। चांदी जैसे माना घरों में यदि चांदी है तो चांदी में क्या होता है कि कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, हल्का सा काला पड़ने लग जाता है। और जो तांबा होता है, जैसे तांबे की गागर है या अन्य बर्तन है, उनमें हरी परत जमा हो जाती है अंदर, यदि देखोगे जहाँ धुल नहीं पाते हम वो किसी बर्तन को, तो उसके अंदर हरी हरी, यहाँ पर क्या होता है, हरी परत जमा हो जाती है। जो चांदी है, चांदी के ऊपर काली परत जमा हो जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत जमा हो जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण ऐसा होता है? किसी को याद है बेटा? कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण ऐसा होता हो? कौन सी प्रक्रिया? उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कॉरिजन, है ना? कॉरिजन या संक्षारण कहा जाता है। ये ध्यान रखना है कि जो तांबे के ऊपर यदि हरी परत जमा हो गई या चांदी के ऊपर क्या हो गई, कालापन आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संक्षारण हो गया। इसमें क्या हो गया? संक्षारण हो गया। दूसरा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, यह है हेमेटाइट का सूत्र बताओ। किसी को याद है? मैंने परसों भी आप लोगों को एक बार रिवीजन करवाया था। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता होगा? हेमेटाइट का सूत्र आयरन थर्ड ऑक्साइड को ही हम हेमेटाइट कहते हैं बेटा। ये है Fe2O3, है ना? इसको बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है? आयरन, और यहाँ पर आएगा थर्ड, और ये आएगा ऑक्साइड। ये आयरन थर्ड ऑक्साइड है, ठीक है ना? ये आयरन थर्ड ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? हेमेटाइट। ये अयस्क है बेटा, ये अयस्क है। क्या होते हैं अयस्क? किसी को मालूम है अयस्क? परिभाषा आप लोगों ने याद की होगी। अयस्क होता है, और किसका अयस्क होता है? ये होता है आयरन का, Fe का अयस्क। ध्यान रखना, ठीक है ना? ये अयस्क है, और किसका अयस्क है? ये आयरन का अयस्क है, ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? आयरन का अयस्क। इसका नाम है हेमेटाइट। ये आयरन का अयस्क है। अयस्क की परिभाषा याद है आप लोगों को? इसी में आने वाली है अयस्क की परिभाषा। क्या होता होगा अयस्क? माना कोई खनिज है, उसमें कोई धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो उसका अयस्क होता है ना? उसे निकालना क्या होता है? लाभकारी होता है। आयरन को निकालना बहुत लाभकारी होता है। आयरन जो अयस्क है, ये जो हेमाटाइट है, वो अयस्क है बेटा आयरन का, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन देखो, सोडियम को केरोसिन ऑयल में या केरोसिन में डुबो करके क्यों रखा जाता होगा? सोडियम है ना, सोडियम का सूत्र मालूम है? क्या है बेटा वैष्णवी? सोडियम का सूत्र बता। प्रतीक बताना उसका, प्रतीक। बोल बेटा, वैष्णवी बता। Na। हाँ, वेरी गुड। Na, इसको बोलते हैं सोडियम। ये है Na, ठीक है ना? ये सोडियम है, वेरी गुड, ठीक है ना? इसको क्या बोला जाता है? सोडियम। ये सोडियम है, और इसको हम क्या करते हैं? कैरोसिन ऑयल में डुबाते हैं। कैरोसिन ऑयल हम घर में उसको मिट्टी का तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल, है ना? कैरोसिन में डुबो के रखते हैं। क्यों रखते होंगे इसमें? कोई बताएगा? और बच्चा बताएगा? सोडियम को हम इसी में रखते हैं, बाकी में नहीं रखा जाता। बाकी में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा है? कोई बच्चा बता सकता है? सर ताकि यह गैस वायु के संपर्क में ना आए। हाँ, सोडियम जो है वायु के संपर्क में आया, इससे क्या होगा? जो सोडियम वायु के संपर्क में आएगा, सर आग लगेगी। हाँ बिल्कुल, ये वायु से क्रिया करता है। सोडियम तीन धातुएं मिलेगी है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और
लिथियम को भी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना। वैसे मेन जो है दो है, सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों धातुएं बहुत क्रियाशील है, ध्यान रखना, दोनों धातुएं क्या है, बहुत क्रियाशील है, इसलिए इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। ये वायु से अभिक्रिया कर लेती है ना, हर चीज से अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए इनको क्या करते हैं, केवल केरोसिन ऑयल है ऐसा है जिसमें इसको डुबा के रखा जा सकता है ना। देखो, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, यह यह धातु वायु के संपर्क में आती है तो आग पकड़ लेती है ना। अतः वायु से संपर्क हटाने के कारण सोडियम को केरोसिन ऑयल में डूबकर रखा जाता है। यहाँ पर जो आग पकड़ती है, इसको हम कह सकते हैं, यह सोडियम क्रिया करती है, किससे, वायु से क्रिया करती है ना, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, ठीक है। तो केरोसिन में डुबा करके इसलिए रखा जाता है। दूसरा है बेटा, उस धातु का नाम और प्रतीक लिखना है। धातु का नाम भी बताना है, क्या नाम है उसका, और प्रतीक भी लिखना है। प्रतीक चिन्ह होते हैं, है ना, धातु हो गए और प्रतीक हो गए, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ध्यान रखना बेटे, धातु पूछा हुआ इसने, उस धातु का नाम बताना है और प्रतीक भी उसका लिखना है, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है ऐसी, एक धातु है तो धातु है वो, लेकिन द्रव अवस्था में रहती है, जैसे पानी रहता है इसी प्रकार से रहती है। कौन सी सीधा, हमने तो धातु बहुत कठोर पड़ी है, बहुत कठोर धातुएं होती हैं, जैसे लोहा, लोहा तो कभी रह ही नहीं सकता द्रव अवस्था में। तो कौन सी धातुएं होंगी जो द्रव अवस्था में रहती है, बताओ बेटा, कोई अच्छा बता सकता है। सर मरकरी। बिल्कुल मरकरी, है ना। मरकरी का प्रतीक क्या है, मरकरी का प्रतीक होता है, बोलो। एच जी। हाँ, मरकरी का प्रतीक है एच, ध्यान रखना, एच जी को हम मरकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मरकरी। याद रखना, अब कल मैं और बच्चों को पूछूंगा, ठीक है ना, मरकरी। तो मरकरी का जो प्रतीक होता है, इसको बोलते हैं मरकरी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में पारा भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको पारा भी बोलते हैं। और मरकरी पारा या एच जी, है ना, प्रतीक उसका एच जी होगा, और इसको मरकरी कहा जाता है। तो मरकरी होती है, मरकरी को देखा भी होगा आप लोगों ने, जो थर्मामीटर होता है ना, तो थर्मामीटर के अंदर यहाँ पर जो भरा रहता है ऐसे करके, है ना, इस थर्मामीटर में, ऐसे थर्मामीटर बना होता है, इसके यहाँ पर भरा रहता है, तो वो ऊपर चढ़ता है ऐसे करके, यहाँ पर ऊपर चढ़ता है ऐसे, है ना, काले रंग का होता है। तो मरकरी बेटा, वो क्या है, मरकरी होती है। जैसे डॉक्टर टेम्परेचर हमारे क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर नापता है, तो वो मरकरी होती है। तो मरकरी, और उसका प्रतीक है एच जी, ठीक है ना, इसको द्रव अवस्था में रहती है धातु, मरकरी क्या है, धातु है। अब एक रिएक्शन है बेटा, ये अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है जब तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तांबा लिया और उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करना है, क्या होगा, तांबा लिया, तांबा तो आप लोगों ने देखा, तांबे का प्रतीक बताओ बेटा, कौन बताएगा तांबे का प्रतीक, आरुषि नहीं बताएगी इस बार, तांबे का प्रतीक, सीयू। सीयू, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा बेटा, सीयू, सीयू हमारे पास क्या है, तांबा है ना, और तांबे का प्रतीक सीयू हो गया। हम क्या करेंगे, इसको वायु के साथ गर्म करेंगे, वायु मीन्स O2, है ना, और क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा, देखो हमें 2Cu लेने पड़ेंगे, तो हमने कॉपर के परमाणु लिए और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, और इसने बना दिया CuO, कॉपर ऑक्साइड, है ना, इसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का क्या है, ऑक्साइड, इसका नाम क्या है,
इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड, है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, इस प्रकार से। दूसरा है जिंक को आयरन थर्ड सल्फेट, ठीक है ना, जिंक को आयरन थर्ड सल्फेट, इसको कौन बताया बेटा? ये रतुड़ी बेटा बताए, है ना, बता बेटा। आयरन थर्ड सल्फेट का सूत्र बताना। जिंक, एक तो जिंक है, जिंक का प्रतीक बताना, पहले जिंक का प्रतीक बता सर। Zn। बिल्कुल Zn है ना। और आयरन थर्ड सॉरी आयरन सेकंड सल्फेट का सूत्र कौन बताएगा? आयरन थर्ड सल्फेट, विनीता बता बेटा। सॉरी आयरन सेकंड सल्फेट, विनीता है ना। असल में जो यहाँ नाम होते हैं वो दूसरे शुरू होते हैं मुझे, बता विनीता बेटा। साक्षी बता बेटा, आयरन सेकंड सल्फेट का सूत्र। सर Fe2SO4। हाँ, Fe2SO4, Fe2SO4, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, पर तुमने बहुत कुछ सही बताया, ये मानना पड़ेगा, है ना। देखो आयरन होता है Fe, और SO4 यदि सीधे लिख लें तो ये आयरन सेकंड सल्फेट है। ये सेकंड कहाँ से आया, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है ना। देखो क्यों होता है बेटा, देखो आयरन सेकंड सल्फेट हम इसको क्यों कहते हैं, देखो Fe लिखा हुआ है और SO4 लिखा हुआ है। अब सेकंड कहाँ से आया, ये तो ठीक है, आयरन सल्फेट हम कह सकते हैं, इसको आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक क्या करती है, आयरन सेकंड सल्फेट क्या हुआ, आयरन की जो यहाँ पर संयोजकता है ना, दो है। कैसे, तो Fe पे 2 प्लस चार्ज होंगे और सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होंगे, तब ये आयरन सेकंड सल्फेट है। आयरन सल्फेट को ही हम क्या बोलते हैं, आयरन सेकंड सल्फेट कहते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, तुमने बहुत क्लोज बताया, बहुत बढ़िया बताया। आयरन सल्फेट है ना, Fe, FeSO4 रहे, ठीक है ना। अगली बार ध्यान रखना, ये सेकंड इसलिए आया, इसमें दो वैलेंसी होती है आयरन, दो वैलेंसी के चक्कर में आयरन सेकंड सल्फेट कहा इसने, ठीक है। इस प्रकार से अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, देखो अब हमारे पास बहुत सिंपल हो गया, हमने लिया जिंक और यहाँ पर लिया FeSO4, है ना। FeSO4 के, देखो जिंक को जिंक को आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट के बिलियन में, जब बिलियन लिखेंगे तो बिलियन में एक्वस हो जाएगा, है ना। डालने पर क्या होगा, क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए, क्या बनेगा? विनीता को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, सुनो। अनीसा पुनीत के नाम से जुड़ी है ना बेटा विनीता? कोई और तो नहीं जुड़ा हुआ है अनीसा पुनीत के नाम से? बताओ बेटा, क्या होना चाहिए, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। बिल्कुल, वेरी गुड। ये कौन जुड़ा जुड़ा हुआ बेटा अनीसा पुनीत के नाम से, कौन है? सर विनीता। अच्छा अच्छा, बोल नहीं रही थी इसी का। चलो बेटा यहाँ पर देखो, ये है जिंक सल्फेट, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और प्लस क्या होगा, Fe। FeR, है ना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो कि जिंक, देखो जिंक है और SO4 जुड़ा हुआ है, तो जिंक के साथ यदि SO4 जुड़ा हुआ है तो इसको भी कह सकते हैं जिंक सेकंड सल्फेट, क्योंकि एक ही है ना, एक ही जुड़ा हुआ, तो जिंक सेकंड सल्फेट भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से देखो, वेरी गुड, सेम रिएक्शन आ गई, है ना। आयरन सल्फेट जिंक सल्फेट बना और Fe अलग करके, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, कौन सी अभिक्रिया है?
विस्थापन। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? कोई बता सकता है? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके योग से विस्थापित कर देता है। हाँ, ये देखो एक तत्व है ना, ये एक तत्व है। दूसरे तत्व को, दूसरा तत्व ये है Fe। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, देखो ये उसका यौगिक है, इस ये ना इस दूसरे तत्व का यौगिक है, से विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो देखो इसने जिंक गया, एक तत्व ने दूसरे तत्व को और उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, हटा दिया, देखो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी, है ना। इसको हम बोल सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी हमारे पास है, ठीक है। ये सारा रिवीजन चल रहा है बेटे, इससे हमें पूरी जितना चैप्टर है वो सारे आंसर आ जाएंगे। दूसरा देखो, आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? ये इस पर एक क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया था। इस साल 2026 में इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? सर जिसमें सोने को पीट कर उसकी पतली परत बनाई जाती है। हाँ, मतलब लोहे को पीटा जा सकता है बेटा, है ना, पतली चादर बनाई जा सकती है। यहाँ दो शब्द देखो इसमें, इस पहले शब्द को समझना है। आघात का मतलब होता है चोट लगाना। हम कह सकते हैं कोई किसी को चोट लगाता है तो इसका मतलब आघात है ना, किसी को आघात पहुंचाया उसने, है ना। आघात का मतलब वो है चोट लगाना। और बढ़ते का मतलब बढ़ता है, किसी को चोट लगाओ और वो बढ़ जाता है ना। ये गुण किसे कहते हैं? तो आघात वर्धता होता है कि जैसे हम धातु को क्या करेंगे, धातु को हम पीट कर क्या बना सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं। पतली जो चादर बनती है ना, जैसे हमारे घरों में चादर होती हैं, कौन सी चादर, जो छतों के ऊपर लगाई जाती है, टीन वाली, है ना, उन चादरों को, यानी कि धातु को हम क्या करेंगे, पीट करके, यानी कि चोट पहुंचा करके पतली चादर बनाते हैं। उससे कहते हैं आघात वर्धता। उसे क्या कहा जाता है, आघात वर्धता, ठीक है ना। इस गुण को क्या कहा जाता है, आघात वर्धता कहा जाता है। तो यहाँ इस समझ गए होंगे आप लोग, ये है हमारे पास बेटा आघात वर्धता। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है, आघात वर्धता। इस साल जो बोर्ड में पूछा गया था वो इस प्रकार से पूछा गया था कि कौन सा गुण है ना, ये एक नंबर में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ कि कुछ धातुओं को पीटकर, ये क्वेश्चन इस प्रकार से था, पहला क्वेश्चन का घ वाला है ना। तो ये कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, धातुओं का यह गुण कहलाता है। और इसमें लिखा था तन्यता, चालकता, कठोरता, आघातवर्धक। तो आघातवर्धकता इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, है ना, मेलेबिलिटी कहते हैं आघातवर्धकता, इंग्लिश में मेलेबिलिटी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा आघात, ठीक है ना। तीसरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्यता किसे कहते हैं? तन्य शब्द होता है तनाव से, खींच करके, है ना। क्या हुआ बेटा तुम्हें? इसमें देखो को, यहाँ पर क्या करते हैं, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, जो पतला तार बनाया जा सकता है, इसमें तार बनना है, इसमें पीट करके चादर नहीं बननी। इसमें क्या होता है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता हुई, उसको तन्यता कहा जाता है। वो तन्यता का गुण है। यहाँ तार को, पतले तार को के रूप में खींचने की जो क्षमता होगी, यानी कि एक छोटा सा 1 ग्राम हमारे पास सोना है और उससे 3 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 3 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो इसका गुण क्या हो गया, ये जो गुण है वो तन्यता का गुण है। ये कौन सा गुण है, तन्यता का, है ना। डक्टिलिटी कहते हैं उसको, डक्टिलिटी, ठीक है ना, तन्यता का गुण होता है। बहुत ज्यादा तन्य होता है कौन, सोना, ठीक है ना, उससे बहुत पतली तार बनाई जा सकती है, ठीक है। दूसरा बेटा सोनोरस, सोनोरस या ध्वनिक,
किससे कहते हैं? सोनोरस या ध्वनिक किसे कहा जाता है? किसे कहते होंगे बेटा? ये याद करने हैं आप लोगों ने सारे। सोनोरस या ध्वनिक किसे कहा जाता है? क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक धातु जो है दूसरी धातु से टकराती है, उससे क्या होता है बेटा? ध्वनि उत्पन्न होती है ना? या हम कह सकते हैं कि कोई धातु यदि किसी ठोस पदार्थ से टकराती है तो उसमें क्या हो जाती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे स्कूल में घंटी होती है ना, तो घंटी को हम क्या करते हैं? किसी अन्य चीज से टकराती है, तो टकराने पर क्या करती है? आवाज करती है। तो ये गुण उसमें किस में होता है? धातुओं में होता है। जो धातुएं क्या होती हैं? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर क्या करती है? आवाज उत्पन्न करती है। ठीक है ना? उत्पन्न करती है, उन्हें सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। वो ध्वनिक गुण हो गया उसका, है ना? जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल में घंटी होती है, तो घंटी में हम क्या करते हैं? कठोर सतह या हथौड़े से मारते हैं उस पे, आवाज करती है ना? तो टन की आवाज करती है, या किसी चीज को जो भी आवाज करती हो, है ना, वो उसका ध्वनिक गुण कहलाता है। तो जितनी धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? वो सोनोरस या उनके अंदर ध्वनिक गुण होता है। ठीक हो गया? दू, दूसरे है बेटा, ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार पूछा भी आप लोगों से, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? धातुएं हैं और उनको हथेली में रखेंगे और पिघल जाएंगे। जबकि धातुएं हथेली पर रखने तो क्या बहुत टेम्परेचर होता है, उनका क्वथनांक गलनांक बहुत उच्च होता है, लेकिन ये अपवाद के रूप में है। धातुएं हैं और दो है ये धातु। कौन सी बेटा? कौन बताएगा? बोलो। सीजियम। हाँ, सीजियम। एक तो सीजियम बता दी, दूसरे कौन से बेटा? इसका प्रतीक सी एस है। सीजियम का जो प्रतीक है, सी बड़ा है और एस छोटा है, सी डिफरेंट। गैलियम। हाँ, वेरी गुड, गैलियम। जी बड़ा है और ए छोटा है, गैलियम। ठीक है ना? तो दोनों धातुएं, गैलियम और सीजियम, तो दो धातुएं बेटा जो हमारे पास क्या होती हैं? हथेली पर रखने पर निकल जाती है। तो गैलियम का प्रतीक होता है जी ए और सीजियम का सी एस, ये प्रतीक होता है ना? गैलियम और सीजियम है दो धातुएं हैं जिनको हम हथेली में रखेंगे तो क्या हो जाती है? पिघल जाती हैं। ये ध्यान रखना, हथेली पे हाथ पे रखेंगे ना तो पिघल जाएंगे, ऐसी धातुएं हैं। जबकि धातुओं का क्वथनांक और गलनांक बहुत उच्च होता है बेटा, ध्यान रखना। यदि देखो आप, लोहा है, लोहा भी तो धातु है, हाथ में रखने से पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा लोहा। लोहा का प्रतीक क्या होता है बेटा? कौन बताएगा लोहे का? लोहे का प्रतीक क्या? ऐसी। वेरी गुड। अन्य बच्चों को बताना बेटा, सबको, है ना? जल्दी से कोशिश करना। Fe, आयरन, है ना? आयरन लोहे को कहा जाता है। कौन सी अधातु है? देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अधातु, धातु की बात नहीं कर रहा है, अधातु। चमकीली है, धातुएं तो सभी चमकदार होती हैं, लेकिन अधातु कौन सी जो चमकीली है? आयोडीन। वेरी गुड, आयोडीन है। क्या है बेटा इसमें? आयोडीन है। आयोडीन एक ऐसी धातु है जो चमकदार होती है। आयोडीन किस में मिलता है? नमक में। ठीक है ना? आयोडीन, नमक। I2 भी लिख सकते हो बेटा, है ना? आयोडाइज नमक होता है ना, ये होता है आयोडीन। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, कार्बन के अपरूपों के नाम बताने। आरुषि बताओ बेटा। आरुषि ने की। इसके अपर रूप बताने। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है ना? विनीता बताओ बेटा। हीरा। हाँ, हीरा। और ये रतुड़ी का नाम क्या है बेटा? भूल जाता है इसका नाम।
थोड़ी तुम बताओ बेटा, हीरा और कौन हो सकता है? साक्षी तुम बताओ बेटा। सर ग्रेफाइट। हाँ वेरी गुड। सर नाम क्या? ग्रेफाइट। हाँ बिल्कुल वेरी गुड। ग्रेफाइट। नाम क्या है तुम्हारा, मैं भूल जाता हूँ। दिव्या। दिव्या। हाँ दिव्या। बताओ बेटा, और तीसरा एक और था। बहुत बढ़िया बता दो। ग्रेफाइट। फुलरिन। हाँ। हाँ बिल्कुल, तुमने बहुत नजदीक आ गए। फुलरेन होता है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? देखो, हीरा, एक तो हीरा हो गया, एक हो गया ग्रेफाइट हो गया, और तीसरा जो है बक, ये है मिस्टर फ्लोरिन, है ना? चलो बहुत बढ़िया। फ्लोरिन है ना? फ्लोरिन भी कह सकते हैं, फ्लोरिन, फ्लोरिन। इसका नाम थोड़ा कठिन है, बक मिस्टर फ्लोरिन, है ना? इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, बक मिस्टर फ्लोरिन, है ना? तीन अपर रूपये कार्बन के, एक है हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिस्टर फ्लोरीन। तो ये तीन जो है याद रखने आप, है ना? उसके बाद क्वेश्चन देखो बेटा, वे कौन सी धातुएं हैं जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? अभी तक हमने धातुओं के बारे में पढ़ा है, धातुएं बहुत कठोर होती हैं। तो ये कौन सी धातुएं हैं जो आसानी से चाकू से काट सकते हैं हम जिनको? चाकू लिया और काट दिया, जैसे सब्जी काटते हैं, ऐसी कोई धातुएं है क्या? सोडियम पोटेशियम। हाँ बिल्कुल, सोडियम पोटेशियम, एक और थी। वैष्णवी बेटा बता दो। आरुषि बता रही। लिथियम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? याद देखो बेटा, तीन धातुएं हैं, ध्यान रखना, सभी बच्चों को याद रखना है कि कौन सी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये एक तो है लिथियम। लिथियम का प्रतीक होता है बेटा Li। चलो मैं इनको लिख देता हूँ तो प्रतीक आप लोग बताएं। अरे इसमें प्रतीक है लिथियम। लिथियम का प्रतीक है Li। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। Na। और पोटेशियम का प्रतीक क्या है बेटा? पोटेशियम का ये बताएगी क्या नाम है इसका? हाँ बताओ वैष्णवी। के। के। वेरी गुड, है ना? देखो, लिथियम हो गया Li, सोडियम हो गया Na, और पोटेशियम हो गया के। हमें ये याद रखना है कि इनके प्रतीक क्या है, इन चिन्हों को याद रखना है ना। देखो, लिथियम हमने Li लिखा, L बड़ा होगा और I छोटा होगा, लिथियम। सोडियम में क्या होगा? N बड़ा होगा, A छोटा होगा, सोडियम। पोटेशियम में केवल K बड़ा होता है, बस, है ना? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है जिनको हम चाकू लेंगे तो आराम से काट सकते हैं, जैसे सब्जी काटते हैं, है ना? क्योंकि मुलायम होता है। जबकि अन्य धातुएं, ये अपवाद है ना, एक्सेप्शन। अन्य धातुएं क्या होती है बेटा? अन्य धातुएं कठोर होती हैं, उनको नहीं काट सकते वैसे। लेकिन ये तीन धातुएं ऐसी हैं जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, यानी कि मुलायम होती हैं, है ना? ये कैसे मुलायम है? नेक्स्ट है बेटा, इसमें उष्मा की कुचालक होती है। कौन होता है उष्मा का कुचालक? जिनमें उष्मा नहीं चलती, कौन होती है? कुछ मालूम है क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा बना हुआ है ना? ये देखो बेटा, ये इसमें लिखा था कौन सी धातुएं, है ना, उष्मा की कुचालक है। कौन सी धातुएं है बेटा? कौन सी धातुएं उष्मा की कुचालक है, जिनमें उष्मा नहीं चलती? जबकि धातुएं क्या होती है? सुचालक होती हैं। धातुओं में तो उष्मा बहती है ना? जैसे कॉपर में देखा हो, कॉपर की तारें होती है, एल्युमिनियम की तारें होती हैं, इनमें तो विद्युत धारा बहती है और उष्मा भी बहती है इनमें, है ना? गर्म करेंगे तो एक दो तुरंत होती है, लेकिन ये कुचालक है, इनमें नहीं बहती। लेड, लेड और मरकरी है। लेड का सूत्र बताओ बेटा, प्रतीक बताना है। पीबी। पीवी। ध्यान रखना, लेड का प्रतीक क्या है? पीवी। इसको हम हिंदी में सीसा भी बोलते हैं ना, शीशा। पर ये शीशा वो वाला शीशा नहीं जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी शक्ल को देखते हैं, वो वाला शीशा नहीं है, ये लेड है। जो जिसको रांगा भी बोलते हैं, रांगा होता है ना, रांगा, शीशा, लेड, पीवी। मरकरी का प्रतीक बताना। एच जी। वेरी गुड। एच जी, है ना? एच जी होता है। ऐसे ही बताते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेड का हो गया पीवी और एच जी हो गया मरकरी का।
ठीक है ना? हमें छोटी-छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। H बड़ा होगा, इसमें ये भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ लेड का है P बड़ा है और B छोटा है। और मरकरी में क्या है, H बड़ा है और G छोटा है। मरकरी प्रतीक है बेटा, है ना? इस प्रकार से याद रखना। ऊष्मा के कौन सी धातु ऊष्मा की सुचालक होती है? जो धातुओं की तो अच्छी सुचालक होती है ना? सुचालक कौन सी होती है? कौन कौन सी हो सकती है जो ऊष्मा की सुचालक होती है? कॉपर सिल्वर। कॉपर और सिल्वर तो होती है, लेकिन अच्छी कौन सी होती है जिसको हम कह सकते हैं बहुत बेहतरीन है? सिल्वर तो है इसमें। सोना और चांदी। नहीं नहीं नहीं, सोना और चांदी में नहीं बेटा। एक तो कॉपर है बेस्ट, और एक एल्युमिनियम भी है, जिनमें ऊष्मा बहुत आसानी से चल सकती है। अच्छा, उभयधर्मी ऑक्साइड का सूत्र बताओ। उभयधर्मी ऑक्साइड, यहाँ पर हमने क्या करना, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड की पहले परिभाषा बताओ, फिर उसका सूत्र बताओ। बताओ बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड का पहले फॉर्मूला बताना है, फिर उसके बाद उसका परिभाषा बतानी। परिभाषा बताओ क्या हो सकता, क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, क्या होता है? किसी को मालूम उभयधर्मी ऑक्साइड? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके लवण और जल हाँ हाँ, बनाते हैं। बहुत 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 कुछ सही है। क्या हुआ बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड? उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड है वो, है ना? प्रक्रिया नहीं कहेंगे उसमें, हम क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, है ना? तो ऐसे हमें एक उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बताना है। कौन सा ऐसा था जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है, क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, पूछा जाता है। एल्यूमिनियम। हाँ, एल्युमिनियम नहीं होता, ऑक्साइड है। एल्युमिनियम को ऑक्साइड थोड़ी, एल्युमिनियम तो एल हो गया। हाँ ठीक बोल रहे हो तुम, एल्युमिनियम का है वो, लेकिन आगे बताओ उसके बारे में क्या होगा। जो यहाँ पर बहुत मजेदार कहानी है इसकी, है ना? वो किसके साथ, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है, और दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, लवण बनाता है और जल के अणु निकालता है। बताओ बेटा, पूरा फॉर्मूला बताओ इसका। ये तो तुमने सही बता दिया कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, धातु ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए हम क्या बोलेंगे, धातु ऑक्साइड लिया हमने, ठीक है ना? वे धातु ऑक्साइड, क्या कहा मैंने, परिभाषा के लिए कैसे लिखेंगे, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण, एक तो लवण देते हैं बेटा, लवण व जल देते हैं, ठीक है ना? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। और उसका उदाहरण क्या है, ये कौन, किसने बताया था? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के आगे भी है बेटा थोड़ा सा, तुम बहुत नजदीक हो आंसर के। क्या है बेटा दिव्या रतोड़ी, याद है तुम्हें? एल्युमिनियम ऑक्साइड। हाँ, क्या फॉर्मूला प्रतीक क्या होगा बेटा इसका? आरुषि? Al2O3। हाँ वेरी गुड, इसको बोलेंगे Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा बेटा, यानी कि हम कह सकते हैं Al2O3। ये है उभयधर्मी ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड। वेरी गुड, है ना? ये है हमारे पास। ये ऐसा धातु ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐसी धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करता है, और दोनों कंडीशन में क्या करता है, जल और लवण बना देता है। तो इसकी रिएक्शन भी याद रखनी। जैसे मान लीजिए हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया Al2O3, और इस पर हमने किसकी रिएक्शन कराई, 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हाइड्रो, ये HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूछूंगा मैं, ठीक है? यहाँ पर जो बनेगा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये बनेंगे AlCl3। इसका नाम क्या होगा AlCl3 का?
बताओ बेटा, इस AlCl3 का नाम क्या हो? जल्दी बताओ। Al2O3। और मैं तब तक दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूँ, NaOH। NaOH का नाम क्या है बेटा? वैष्णवी बता दो। नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। ना ना ना, नाइट्रोजन नहीं। Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। और OH को क्या बोलते हैं? अभी बोला तुमने, सोडियम। और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हुआ? अब बोलो, बोलो बेटा। वैष्णव बताओ क्या हुआ? देखो इसको, नाइट्रोजन फिर हाइड्रोक्साइड। नाइट्रोजन नहीं बोलना है, सोडियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड सर। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na को बोलते हैं सोडियम, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया ना, ये क्षार है ना। और यहाँ पर ऊपर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, याद रखना। और इसमें बनेगा बेटा हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, NaAlO2। याद रखना, इसका नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। इस वाले का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, और प्लस इसमें H2। ऊपर वाले का नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाए। तो इस प्रकार से दोनों अभिक्रियाएं उभयधर्मी ऑक्साइड की होगी। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे।